आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम आवाज इंडिया टीवी के स्टूडियो में है। एक बहुत ही गंभीर चर्चा पर हम बात करेंगे, विषय पर बात करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसके नतीजे आए, नतीजे काफी निराशाजनक रहे। निराशाजनक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो पार्टी एक प्रतिनिधित्व करती है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो इस देश के तमाम वंचित, दलित, अम्बेडकराइट, बुद्धिस्ट सबका प्रतिनिधित्व करती है, वो पार्टी जिसने 4 बार सत्ता बनाई यूपी में, जहां हमने मुख्यमंत्री दिया, जहां उस सत्ता में आने के बाद पूरे देश में एक नई विचारधारा का प्रचलन हुआ। चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, चाहे रमाई पार्क हो, चाहे प्रेरणा स्थल हो, ऐसे बड़े बड़े मंजर हमने देखे। शायद सम्राट अशोक के बाद इस तरह के मंजर हमने देखे थे। और बहुत जरूरी है राजाश्रय होना किसी भी विचारधारा के लिए, क्योंकि सम्राट अशोक के काल में जब राजाश्रय बुद्धिज्म को मिला तो ये पूरा एशिया बुद्धिज्म की ओर गया। और वैसा ही राजाश्रय फिर एक बार हमने सोचा था। गए 30 सालों की ये मोमेंट मान्यवर कांशीराम जी ने जो खड़ी की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद, और ये पॉलिटिकल मोमेंट आज कहाँ है, इस पर चर्चा करने के लिए, और जनता के जहन में सारे प्रश्न अंदर से आ रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों के कुछ प्रश्नों को हम ले रहे हैं, उसका एक सार है और उन्हीं प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उत्तम शेवड़े जी है, जो प्रवक्ता है बहुजन समाज पार्टी के। इंजीनियर PS खोबरागड़े साहब है, बहुत सालों तक जो इस मोमेंट के साथ जुड़े रहे, उनके विद्यार्थी दशा के साथ ही पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ, और अच्छे विश्लेषक है, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सुनील खोबरागड़े जी है, जो वरिष्ठ संपादक है, पत्रकार है, और चाहे वो रिपब्लिकन मूवमेंट हो, चाहे पैंथर की मूवमेंट हो, चाहे अम्बेडकराइट मूवमेंट हो, चाहे बहुजन मूवमेंट हो, उससे जुड़े हैं और अच्छा खासा अपना मत व्यक्त करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो सवाल है वो मेरे आवाज इंडिया टीवी के नहीं है, जिन्हें मैं स्पष्ट रूप से लिख के लाया हूं। जो जनता के सवाल है उनको हमने लिया है और सीधे सवाल होंगे। मैं सबसे पहले शेवड़े जी आपके तरफ आऊंगा। मैं पढ़ के इसलिए ये सवाल लूंगा ताकि मुझ पे आरोप ना लगे कि ये सवाल मैंने अपने दिमाग से यहाँ डाले हैं, ये लोगों के सवाल है। ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की हार के बाद हम सिर्फ एक सीट पर सिमट के रह गए, इसको हम जीरो कहेंगे। राजनीतिक भाषा में BSP के प्रवक्ता कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमें करोड़ मत मिले, हमारा परसेंटेज ऐसा हुआ, हम यहाँ तक पहुंचे, मगर ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप सत्ता से बाहर क्यों हुए, या सत्ता में उस विरोधी पक्ष के रूप में भी आप स्पष्ट रूप से नहीं आ सके। ये लोग कह रहे हैं कि मायावती क्या अकेले पड़ गई है, जो वो सक्रिय नहीं थी, क्या वो जानबूझकर सक्रिय नहीं थी, उन्होंने ये सब चीजें जानबूझकर की है। आप क्या कहेंगे? अभी ये जो उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट लगे हैं, एक तो पहली बात ये बहुजन समाज पार्टी का जो रिजल्ट लगा, उसके ऊपर ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी एक पार्ट है, लेकिन ये पॉलिटिकल के साथ में एक ये बहुजन मिशन है। फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली ये मूवमेंट है, मिशन है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को इकट्ठा करके और 108 महापुरुषों का संघर्ष को साथ में लेकर एक मिशन बनाई, मूवमेंट बनाई। उसका एक पॉलिटिकल एक ये पार्ट है, और ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इसमें चढ़ाव उतार होते रहते हैं। और चढ़ाव उतार में जैसा हमने 0 से शुरुआत की, 84 में पार्टी बनाई, उसके बाद में हम 207 सीटों पर पिकअप पॉइंट पर गए। हमने उसके बाद में सम्राट अशोक का युग जिसे कहते हैं, उस प्रमाण में हमने पब्लिक का काम जो करने का किए। लेकिन मान्यवर साहब ने इसके पहले एक बार बात कही थी कि जैसा जैसा ये अम्बेडकरिज्म, ये बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट जैसी जैसी आगे बढ़ेगी, वैसी वैसी ये मनुवादी ताकतें इकट्ठा होगी, एक जगह आएगी, और ये अम्बेडकरिज्म को हराने के लिए, इसको रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जैसा कांग्रेस
पूरी बीजेपी में हो गई, बाकी भी जो पार्टियां है वो सारी संगमय बीजेपी में हो गई, और गांधी गोलवलकर के जो विचारधारा में वो सम्मिलित हो गई, और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी वन साइड हो गई। जितनी ताकत से लड़ना था, आज जो जानकारी है कि 1,17,00,000 मतदान उस पार्टी को मिला है, और जो बेस वोट था तो बेस वोट में 12-13% तक फिलहाल में बचा हुआ है, ये पार्टी का है। और रही बात अकेले पढ़ने की इसकी, तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पहली एक पार्टी है कि 403 सीटें जितनी है पूरी की पूरी अपने बदौलत लड़ी है। बीजेपी ने 10-15 पार्टियां साथ में लिया, सपा ने 10-15 पार्टियां साथ में लिया, बाकी लोगों ने छूट-मूट साथ में लेकर वो काम किया और लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को जो आश्वासन पूरे कर नहीं सकते, पिछले 75 साल में जो आश्वासन देकर उन्होंने पूरे किए नहीं, वो करने की बात किए, लोगों को बहलाए फुसलाए। बीएसपी उससे दूर रही थी, बीएसपी वास्तविकता में जीती है, और इसलिए बीएसपी ये कभी झूठे आश्वासन नहीं देती। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा, और इसलिए वो बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि बाकी पार्टियों ने कुछ लोगों को साथ में लिया, हम भी इससे पहले कुछ लोगों के साथ में सत्ता में आ चुके हैं, तो ये प्रश्न नहीं उठता कि उन्होंने साथ में लिया, हमने साथ में नहीं लिया। खोबरागड़े जी, सुनील खोबरागड़े जी, मैं आपके तरफ आऊंगा। यही सवाल आपके लिए भी है कि क्या मायावती अकेली पड़ गई है? अगर अकेली नहीं पड़ी तो ये जो रिजल्ट है, क्या वो जानबूझकर लाए गए हैं? आज जो चुनावी आंकड़े हमारे सामने हैं जी, उसका विश्लेषण करते हुए मुझे तो यही मेरा विचार यह है कि राजनीतिक पार्टी में किसी पार्टी को दूसरे दलों के द्वारा अकेले गिराना या अकेले पड़ जाना, इस तरह का नैरेशन जो है वो नैरेशन नहीं बनता है। कोई भी पार्टी जो होती है, पार्टी जब बनती है तो उसकी धारणा तो यही रहती है कि मैं खुद के बलबूते पर मेरी बहुमत की सरकार बनाऊं। आज उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ चला है, तो सबसे बड़े जो बीएसपी का या बहुजन मूवमेंट के डिक्लाइनेशन का या जो एक पीक पर पहुंचकर एक सत्ता के एक खुद के बलबूते पर 4 बार सत्ता हासिल कर उसके बाद जो है फिर से इस तरह का डिक्लाइनेशन होना, जीरो पर आ जाना, इसका जो कारण है वो मुख्यतः बाकी किसी को दोष देने के बजाय जब हमारा आइडियोलॉजिकल डेविएशन होता है। बीएसपी जिस काम के लिए बनी थी, जिस चीज़ की जिस विचारधारा को लेकर बनी, उस विचारधारा से जो मोमेंट जो है वो भटक गई। और जैसे ही हम 2007 के बाद देखते हैं कि 2007 के चुनाव के बाद हर वक्त हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव बीएसपी का वोट परसेंटेज जो है वो घटता गया है, वो कम होते गया है। आज यदि हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो बीएसपी में करीब 21% शेड्यूल कास्ट की वोटिंग है। ये 21% में से आज बहुजन समाज पार्टी को जो 12% वोट जो मिला है, वो 12% वोट जो हम देखते हैं तो जिस तरह से उम्मीदवार खड़े किए गए थे कि जिसमें बहुतायत में ब्राह्मण और अपर कास्ट जो 100 से ज़्यादा सीट्स जो है वो ब्राह्मण और अपर कास्ट को दी गई थी, कुछ सीटें मुस्लिमों को दी गई थी, तो हमारा बेस वोट जो है, बेस वोट जो शेड्यूल कास्ट का है, वो बेस वोट तक हम इंटैक्ट नहीं रख पाए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसका मेन रीजन जो है, तो बीएसपी का जन्म जो हुआ, मिशन का जो जन्म हुआ, वो जन्म ही इसलिए हुआ था कि हमें ब्राह्मणवाद से लड़ना है, हमें 85 वर्सेस 15 की लड़ाई लड़ना है। जब 85 वर्सेस 15 की लड़ाई जो है, 85-15 की लड़ाई जो है, वो लड़ाई से भटक कर हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात जब करने लगे तो निश्चित ही है कि वो मिशन न रहते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है। शेवड़े साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव लड़ना ये बहुजन समाज पार्टी का एक फैक्टर है, वास्तव में एक विचारधारा है। तो क्या कुछ सालों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सारे चुनाव को स्किप कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में कम ज़्यादा होते रहता है। अभी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ और 2007 में जैसे खोबरागड़े जी बता रहे थे, तो जिस प्रकार से वोटों का प्रतिशत कम होते जा रहा है, तो ये दुख और चिंता की बात जरूर है। लेकिन इस मामले में जो लोग पार्टी चलाते हैं, क्योंकि जो दिन रात पार्टी चलाने के लिए काम करते हैं, एक मैं तीसरा आदमी तो ठीक है, मेरे अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर सकता हूँ,
लेकिन जिसको पार्टी चलाना होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी इस वक्त बहन जी ने ली थी। ये मैंने पिछले 6-7 महीनों से, तकरीबन 1 साल से, मैंने हर बूथ पे लोगों से चर्चा करके ये सब कुछ किया है, खड़ा किया है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल पार्टी मैदान में आती है तो वो सारे हथकंडे अपना के ही आती है, तो लेकिन वोट प्रतिशत कम हुआ, ये भी सच है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो रही है, या खुद बहन जी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को या बहुजन कांशीराम जी के मिशन को खत्म किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। जिन जिन लोगों को, जो लोग अभ्यासक हैं, जो लोग बहुजन मूवमेंट का और स्टडी करना चाहते हैं, उन्होंने बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक कोई ऐसी नेता या नेत्री नहीं होंगी जो अम्बेडकराइट मूवमेंट की होंगी, जिन्होंने हर शब्द को किताबों में लिखा है। उनका साहित्य जो है शायद 15-16 अभी मालूम हो चुके हैं उनके, जी पब्लिश हो चुके हैं। हाँ, हर साल में वो पब्लिश कराती है। तो वो जो कर रही है, हर जो है वो अपने वहां पे लिखा है। लेकिन एक बात तो तय है, डिबेकल हुआ है, और जिस प्रकार से कुछ नीतियों की वजह से हो सकता है, कुछ स्ट्रेटेजी की वजह से हो सकता है, और अभी जो हालत बने थे ये हालत की वजह से भी हो सकता है। तो हालत कैसे थे इस वक्त? क्योंकि इस वक्त तो जैसे लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए थी, लेकिन बीजेपी का अल्टरनेटिव करके बीएसपी खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। एक तो बीजेपी को, मतलब जो हाई कास्ट के लोगों को ज्यादा वोट देना, तो बीजेपी को तुम लड़ कैसे सकते, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है, तो फिर इतना ज्यादा उनको बढ़ावा चढ़ावा देना ये लोगों को पसंद नहीं है। दूसरा ऐसा है कि उनको ऐसा लगा, क्योंकि मेन फैक्टर जो है सबसे ज्यादा, यदि कहीं भारत में कोई डरता है बीजेपी से, क्योंकि मैं भी नागपुर में अपार्ट फ्रॉम बीएसपी, अब अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट, जब से मैं 40-50 साल से देख रहा हूं कि हर वक्त हमको इलेक्शन में बताया जाता समाज को, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। फिर क्या करना है भाई? बीजेपी नहीं आना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए भाई? तो बीजेपी को यदि हराना है तो सेकंड अल्टरनेटिव कौन है? अम्बेडकराइट मूवमेंट नहीं है, सेकंड अल्टरनेटिव है फिर कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, या और दूसरी अन्य पार्टियां हैं। मतलब हर वक्त ये विकल्प दलित और जो मुस्लिम है ये चुनता है। हर वक्त ऐसा होते आ रहा है, पिछले 50 साल से तो महाराष्ट्र में हो रहा है, अब यूपी में इस वक्त वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। क्योंकि जिस प्रकार इनके बीजेपी के जो हौसले बुलंद हुए थे, जिस प्रकार से वो सत्ता का जो है वो बता रहे थे, जिस प्रकार दलितों को और मुस्लिमों को डराया जा रहा था, तो वो सारा देखते हुए दलित और मुस्लिम जो है उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढा कि कौन अभी इसको हरा सकता है। तो उनको ऐसा लगा कि इस वक्त अभी जो मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश जो है ये इसको बीजेपी को हरा सकता है, तो ये मुस्लिम और ये दलित जो है बड़े पैमाने पे। लेकिन ये नैरेटिव जो अखिलेश यादव बीजेपी को हरा सकता है, ये नैरेटिव बीएसपी के पक्ष में क्यों नहीं गया, जबकि 4 बार के वो मुख्यमंत्री रह चुकी है? नहीं गया, ये वास्तविकता है। तो नहीं जाने में बहन जी की जो नीतियां है, मैंने पहले बताया कि जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें शायद वो कम लगे, क्योंकि जो है अपने पिछले 50 साल का, क्योंकि दलित और मुस्लिमों की मानसिकता जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप जो है किसी एक को दोष देके आप आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको रोकूंगा। शेवड़े साहब, आपने इसके पहले जब आप बोल रहे थे तब आपने कहा कि बाकी सब पार्टियों ने कुशवाहा को साथ लिया, बाकी पार्टियों को साथ लिया, छोटी छोटी पार्टियों को साथ लिया, और बीएसपी ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। लोगों का सवाल मैं पढ़ के ही दिखाता हूँ। सियासी गलियारों में ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मायावती को जिन छोटे दलों के साथ चुनावी गठबंधन की उम्मीद थी, कई सारे नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी या तो पार्टी से निकाल गए तब, या पार्टी छोड़कर चले गए, उनको वापस लाने की कोई दरवाजा बीएसपी ने नहीं खोला। जो बीजेपी में गए तो मंत्री बने और आज भी वो मंत्री बन रहे हैं। तो ये इस तरह के जो निर्णय रहे हैं ये कितने घातक रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो लोग जिसको कहेंगे कि जिन्होंने फायदा लिया इस पार्टी का और बाहर गए, तो लालची लोग बाहर जाते हैं। अभी महाराष्ट्र का भी एक बड़ा जो प्रभारी है इसके पहले, जिनको 3-3 बार राज्यसभा में मौका मिला, वो भी बाहर गया। तो एक टिकट के लिए तो लालची लोग
बहुत ज़्यादा दिन यहाँ टिकते नहीं। उनको सारी सुविधा मिलने के बाद में तो ऐसे लालची लोगों को फिर से पार्टी में लेना ये तो मूवमेंट के हित में नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी करके ठीक होता, लेकिन मूवमेंट जो अगर हमको बड़े पैमाने पे सक्सेस करना है तो ये अच्छा नहीं होता, इसलिए उनको लिया नहीं गया। और बहन जी को अब रही बात, जैसा कि सेकंड जो है ये सपा को जो प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ की सारी जितनी मीडिया है, अब मीडिया को तो हम पहले से ही कहते हैं कि ये मनुवादी मीडिया है, अभी आजकल उसको नया नाम आया गोदी मीडिया कहते हैं। तो ये मीडिया ने बसपा को टोटल डिनाई किया, एक तो ब्लैकआउट और ब्लैकमेल किया। तो ब्लैकआउट और ब्लैकमेल वो इसलिए किया कि ये सारे वो जो सत्ता के ये रहते हैं जो जिसको लाभार्थी लोग, तो उन लोगों ने नकारने का काम किया। और बहन जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बहन जी ने क्लियर किया। वैसा तो पहले से हमारा मीडिया पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, वो बात पे चर्चा करेंगे हाँ। क्योंकि वो जो बहन जी ने कहा वो मैं लिख के लाया हूँ, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन वो हम लोग, हमारी ताकत पे हमको भरोसा था, अब वो भरोसा टूट गया, वो तो उसके बाद में बिल्कुल पता भरोसा चला। टूटेगा बनेगा, ये पॉलिटिकल बात है, हमें मंथन करते रहना चाहिए। सुनील खोबरागड़े साहब, इसी प्रश्न को लेकर मैं आ रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो कहते हैं कि हमें अगर मुख्यमंत्री बनना है, हमें हमारी सत्ता लानी है, हमें हमारे मूवमेंट को राजाश्रय देना है, तो इसमें योग करना पड़ता है। योग का मतलब होता है जैसे तोड़ते हैं तो जोड़ना भी पड़ता है। एक पॉलिसी, जैसे कि मैंने पढ़ के दिखाया यह सवाल, एक पॉलिसी रही कि हम तोड़ते गए, जोड़ते नहीं गए, इसका क्या उद्देश्य होगा? इसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ जोड़ना है तो उसका जो तरीका होता है, एक दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक विचारधारा के साथ पूरी जनता को एक साथ इकट्ठा करना। जैसे साहब कहते थे कि मनुवाद के आधार पर, ब्राह्मणवाद के आधार पर अपमानित कर तोड़े हुए समाज को वही भाईचारे का सीमेंट लगाकर उसमें भाईचारा बनाकर मैं बहुजन समाज बनाऊंगा। जब से बहुजन समाज पार्टी का ये जो मिशन था कि एक भाईचारा वाला समाज बनाना, बहुजन समाज की निर्मित करना, 2007 की सत्ता के बाद बहुजन समाज निर्माण करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई। और पार्टी जो है वो सिर्फ नेता केंद्रित बन के रह गई। चाहे वो राजभर समाज का नेता हो, चाहे वो कुर्मी समाज का नेता हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के नेता हो, चाहे या जाटवों का नेता हो। नेता यानी जो मिशन केंद्रित पार्टी जो थी, विचारधारा पर आधारित पार्टी जो थी, वो नेता केंद्रित बन जाने की वजह से क्या हुआ कि नेता जब बाहर जाता है, नेता जब बाहर गया तो पार्टी कमजोर हुई। जब सामान्य जनता, ये जनसमाज जो है, ये विचारधारा के आधार पर, भाईचारे के आधार पर यदि साथ में जुड़ा रहता पहले के जैसा, तो जिस तरह से जो अपर ग्राफ जो है पहले चलता था कि हम 0 से शुरू किए, 0 से 10 पे आ गए, 10 से 15 पे पहुंच गए, 15 से 25 पे पहुंच गए, इस तरह का जो 2 से 6 तक पहुंच गए, मिस परसेंटेज वाइज में बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज वाइज जो बढ़ता गया वो किस आधार पर बढ़ता गया? तो वो जो कोई कहते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, मैं इस सब्जेक्ट पर या सोशल इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं करता। आदमी जो जुड़ता है, कैडर जो जुड़ता है, समाज जो जुड़ता है, वो विचारधारा के आधार पर जुड़ता है। और जो भी कोई एक व्यक्ति को देखकर जुड़ता है उसका जुड़ाव टेम्परेरी रहता है, और वो टेम्परेरी जुड़ाव जो है वो कभी भी बिखर सकता है, कभी भी टूट सकता है। आज बहुजन समाज पार्टी की जो हालत हुई है, बहुजन समाज पार्टी ने लोकतंत्र छोड़ दिया। पार्टी लोकतंत्र जो है वो पार्टी लोकतंत्र, उसमें कुछ भी नहीं रहा। दूसरी बात, जो नेता केंद्रित पार्टी बन गई, जिसमें जो मिशनरी लोगों का जो जुड़ाव था, पार्टी ने, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे या बीएसपी रहे या कोई अम्बेडकराइट पार्टी रहे, वो पार्टी के जो 2 अंग होते हैं, एक मिशन का जो अंग होता है जो नॉन पॉलिटिकल होता है। नॉन पॉलिटिकल काम करने वाले जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल लोगों को एक सपोर्टिव रोल अदा करते हैं। आज जैसे पूरे अम्बेडकराइट मिशन को हम देखते हैं तो ये मिशन हर कोई, चाहे वो आरपीआई का कोई ग्रुप हो, वीबीए हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो उसमें जो आपसी अंतर्गत लोकशाही जो है, अंतर्गत जो जनतांत्रिक पद्धति जो है वो खत्म हो गई है, नेता केंद्रित पार्टी बन के रह गई है। और उस वजह से क्या हुआ, इस वजह से विचारधारा को दुय्यम स्थान मिलने की वजह से, विचारधारा को एक रिसेसिव स्थान मिलने की वजह से क्या हुआ, वो पार्टी बिखराव हुई। और जब भी जोड़ने की बात आई, लोगों को जोड़ने की बात आई, तो किस आधार पर जोड़ा जाए, तो भाई ये आदमी को टिकट दिया जाए,
उससे इतना परसेंटेज बढ़ेगा, वो आदमी को जोड़ो। नहीं, समाज के नेताओं को जोड़ने से पार्टी नहीं बनती है। समाज ने पार्टी की विचारधारा जो है, नॉन पॉलिटिकल रूट्स जो है, वो समाज में यदि बढ़ाए जाए, लोगों में यदि बढ़ाए जाए तो पार्टी मजबूत होती है। आज बहुजन समाज पार्टी की जो हालत होती है, हालत है, वो हमें कांग्रेस में या बीजेपी में, सपा में और बहुजन समाज पार्टी में गुणात्मक फर्क जो है, क्वालिटेटिव फर्क जो है, कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल, जैसे वो पार्टियां जो है वैसे ये पार्टी। बिल्कुल, ये आरोप लग रहे हैं। हाँ। जैसे खोबरागड़े साहब, सुनील खोबरागड़े साहब ने कहा कि अंतर्गत लोकशाही है वो खत्म हो गई। पीएस साहब, क्या आप ऐसे मानते हैं? और मेरा मूल प्रश्न तो जुड़ा हुआ है कि ये पॉलिटिक्स जो होता है सत्ता के लिए होता है। हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? चुनाव तो हम लड़ते हैं कि हमारी सीट्स आए, हमारे सीएम बने, हमारा डिप्टी सीएम बने, हम सत्ता में रहे। सत्ता में ना आए तो फिर हम प्रबल विरोधी पार्टी तो भी रहे, इसके लिए हम लड़ते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी जोड़ तोड़ इस बार के इलेक्शन में नजर नहीं आया। आप क्या कहेंगे? देखो, इस बात को तो मैं मान लेता हूँ कि भाईचारे की कमी आई है बहुजन समाज पार्टी में। टोटल राष्ट्रीय सिनेरियो पर भाईचारे का जो मुद्दा था, जब कांशीराम साहब रहते थे तो भाईचारा बनता था। अभी नेता लिया जाता है, ये बराबर है, ये सही है। ये यदि दूर कर सकते, हम जितने जल्दी दूर कर सकते, यदि भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स, हेड काउंट सा। तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो लोगों को जोड़ने का जो है ना, तो लोगों को जोड़ते वक्त हमने यदि तोड़ने की भाषा चालू की कि भाई ये गलत है, ये एंटी मिशनरी है, ये ऐसा है, ये ब्राह्मण्यवादी है, ये मनुवादी है, ये आरएसएस का चेला है, तो ये या दलाल है या और कुछ है। आखिर आदमी जो है परिस्थितियोंवश भटक सकता है, इधर उधर जा सकता है, लेकिन लोग जो है, लोगों में यदि भाईचारा नहीं बना रहा तो फिर लोग बिखरते जाएंगे। तो क्योंकि नेता तो वक्त पे आएगा और समाज को एक वोट दे के चले जाएगा, लेकिन समाज यदि जोड़ना है हमको तो भाईचारे की नीति, जोड़ने की नीति प्लस माइनस नहीं। यदि हम माइनस करते गए कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और फिर यदि हम सपोर्ट करते गए कि भाई नहीं नहीं नहीं, बहन जी ने किया वो बराबर ही है, ये गलत ही है, ये गलत आदमी था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, क्योंकि बहन जी का एक बहुत बड़ा डेडिकेशन है, उन्होंने पूरा जीवन दिया है इसलिए। लेकिन आपको जब तक इस मूवमेंट को सफल बनाने का है तो कांशीराम जी में जो करुणा थी, बाबा साहब जो कारुणिक थे, या गौतम बुद्ध जो महाकारुणिक थे, तो इन सबसे जो कॉमन पॉइंट है करुणा का, तो ये तो आप में आना चाहिए। नहीं तो मैं कहता हूं वही सही है और दूसरे जो कह रहे हैं वो गलत है। भाई 5 लोगों भी जब इकट्ठा होना है तो कुछ लोग गलत होंगे ही ना, बिल्कुल हो सकते हैं, जोड़ने के बावजूद गलत होंगे। तो ऐसे इसमें क्या उनको समझाया जा सकता है, उनकी जो है दूर किया जा सकता है, और सबसे बेटर है यदि समाज को जोड़ा तो फिर एक गया क्या दूसरा गया, क्योंकि आयाराम गयाराम तो होने वाला है। नहीं, ये प्रक्रिया निरंतर होती है कि हम जोड़ते रहते हैं, कुछ लोग टूटते रहते हैं, तो लेकिन क्या आप मानते हैं ये प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई? ये जोड़ने की प्रक्रिया ये बंद तो नहीं हुई, पूरी तरीके से बंद तो नहीं हुई। कार्यकर्ता अभी भी जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन ये शायद राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये मुद्दा गायब है। कार्यकर्ता लेवल पे जो मिशनरी है, क्योंकि मिशन और पार्टी ये दो अलग चीज है। मैं मिशन से संबंधित हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम जी शिवड़े पार्टी से संबंधित है, और पार्टी और मिशन में क्या संबंध है, क्या फर्क है? कांशीराम जी ने समझाया था कि बहुजन समाज पार्टी बनाना बहुत सोपी काम है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो बना लोगे आप, 2-4 जोड़ लोगे, नारे दे दोगे, कुछ इश्यू के लिए आंदोलन कर दोगे, लोग जुड़ते जाएंगे। कुछ उनके खुद के जो तत्व होते, स्वार्थी तत्व रहते, भाई मुझे जीतना है कैसे भी करके, तो लोग जुड़ते जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनती जाएगी। लेकिन बहुजन समाज बनाना ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत कठिन काम है। 108 साल का जो संघर्ष है, ये बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया का संघर्ष है। वर्तमान में बहुजन समाज बना नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज को यहाँ के जिन लोगों को अम्बेडकराइट बनना था, उन लोगों को यहाँ के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने, यहाँ के बीजेपी ने, यहाँ के कांग्रेस ने, यहाँ के आम आदमी पार्टी ने, या और कोई अन्य लोगों ने जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, उन्होंने अपने पास में कुछ ये करके अपना रंग लगा दिया है उनको,
क्योंकि ये जो है बहुजन समाज जो है ये इस बनाना। मुद्दे पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इसको हम अभी नहीं लेंगे। मैं आऊंगा उत्तम शिवड़े जी आपके पास आऊंगा। नहीं, जी बोलिए बोलिए। सुनील बिल्कुल जी ने कुछ एक दो बातें कही जी कि ये जो लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, भाईचारा बनाने की, वो रुक गई है। ऐसा नहीं है, भाईचारा बनाने की प्रक्रिया भी शुरू है। और रही बात अंतर्गत, उन्होंने कोबरागड़े साहब ने एक बात कही कि अंतर्गत कोई लोकशाही, ये पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें लोकशाही रहती है, और बगैर लोकशाही से ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये सारी मान्यता से लेकर तो सारी प्रक्रिया जो है वो लोकशाही पद्धति से ही होती है और उसी पद्धति से चल रही। अब रही बात कि इसका जो बड़ा लीडर होता है, मुखिया होता है, तो ये सारे निर्णय भी होने के बाद में, निर्णय तो हम लोकशाही से लेंगे, लेकिन उसका निर्णय कौन बताएगा, शो कौन होगा, उसका मुखिया होगा। तो लेकिन लोगों को ऐसा समझ होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले का निर्णय है। और निर्णय तो प्रक्रिया में जो नेशनल लेवल की जो कमेटी होती है, टीम होती है, वो सारे मिलकर करते हैं और उसमें भाईचारा बनाकर ही ये होता है। कैडर की जो प्रक्रिया है, अभी जैसा कि बोला गया था कि यूपी में बहन जी ने उस लेवल का कोई प्रचार नहीं किया, ऐसा नहीं है। बहन जी ने इस वक्त स्वयं वहाँ रह के, पब्लिसिटी से दूर रह के, उन्होंने सेक्टर बूथ की बातें की और हर दिन सेक्टर बूथ के लोगों की मीटिंग ली जाती थी और उसमें वो वर्किंग किया जाता था। लेकिन अपने आप मैंने पहले ही बताया कि हम लोग आश्वासन देने में कम गिरते हैं, हम लोग आश्वासन नहीं दे सकते। इसलिए जब कुछ लोगों ने कहा कि हम स्कूटी देंगे, किसी ने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, तो बहन जी ने कहा कि हम तो ड्यूटी देंगे ताकि तुम स्कूटी और लैपटॉप उससे खरीद सको और अपनी पूरी जिंदगी संवार सको। तो हम तो बेसिक की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग सरकार में आए थे तो हमने जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो 70-75 साल में जो नहीं हुआ था। तो हम बेसिक बात करते हैं। और ये फुले शाहू अम्बेडकरी मिशन जो है, जो बाबा साहब के विचारों के जो मिशन है, ये बेसिक जो फंडामेंटल जो है, जैसा कि हम संविधान की, अब ये सारे लोगों को संविधान से कोई लेन देन नहीं है। जो लोग सत्ता में, फिर भाजपा रहे, कांग्रेस रहे या सपा रहे, हम लोग संविधान प्रिय है क्योंकि बाबा साहब को मानते। और हमने संविधान के समर्थन में पूरे देश में रैलियां लगाई। हमने ये नहीं कहा कि ये संविधान के विरोधी लोग सत्ता में है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन कांग्रेस से लेकर तो सारे संविधान विरोधी रहने के बाद में भी हमने संविधान की बात की। हमको संविधान बचाना है, देश बचाना है, और ये देश हमारा है और बहुजन समाज हमारा है, इसलिए हम बेसिक इसकी बात करते हैं। अगर आप रही बात, तो अगर काउंट, ये पीयूष खोबरागड़े साहब ने एक बात कही कि हेड गिने जाते, ये बात सही है, सच्चाई है। अगर हेड ही गिनना है तो इसके पहले 40 एमएलए, बीएसपी के 40 एमएलए तोड़े गए थे, तब भी हार नहीं मानी। 40 एमएलए तोड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, वो बात वही रुक गई थी, उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया आखिरी तक। एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह वो सारा ऊपर में रख दिया था, एक साइड में सारे कोर्ट भी मैनेज हो गए थे। कहने की बात ये है, और साहब ने बोला था कि ये अगर बिकते हैं तो इनको तुम उनकी औकात बताओ, और फिर बाद में नए से और अपना मूवमेंट खड़ा किया। तो इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीति, सिर्फ हेड गिनना, सिर्फ लोग जिता के लाना, इतना ही टारगेट बहन जी का नहीं था। अगर ये रहा होता तो सपा से मैनेज कर सकती थी, सपा के साथ में अलायंस करके कर सकती थी, भाजपा के साथ में कर सकती, लेकिन आज तक के डायरेक्ट पॉलिटिकल ये बहन जी ने कभी नहीं कहा। जो लोग बहन जी पे वो भाजपा के साथ वाली भी अगर बात करते बस हैं, उसी बात पे अभी यही रोकूंगा मैं आपको, उसी ठीक, बात पे मैं आ रहा हूँ, हाँ, उसी ठीक बात है। में आ रहा हूँ, और ये सवाल उसी पे आधारित है, तो आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। ये बात है कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को अचानक मायावती जी की याद कैसे आती है तीसरे चुनाव के चरण के बाद। उसके बाद वो न्यूज 18 को अमित शाह खुद जाके इंटरव्यू करते हैं और उसमें एंकर पूछता है, वो वैसा का वैसे मैं तीनों को पढ़कर दिखा रहा हूं, आप अपने अपने विवेक से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्राइवेट न्यूज चैनल न्यूज 18 को साक्षात्कार दिया। ऐसा ही एक साक्षात्कार मायावती जी ने भी दिया एनडीटीवी को, वो भी चौथे चरण के बाद स्टेज पर 3 मिनट का, वो भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। एंकर पूछता है अमित शाह से, बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? तो अमित शाह कहते हैं बीएसपी ने अपनी रेलिवेंसी बनाई हुई है, मैं मानता हूं उनको वोट जाएंगे,
सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, लेकिन वोट जाएंगे। फिर एंकर पूछता है जाटव वोट उनका नहीं खिसकेगा, वो उनके साथ रहेगा? क्वेश्चन पूछते हैं। अमित शाह सिर्फ सर हिलाते हैं, उस पर कोई वो बोलते नहीं है। फिर एंकर पूछता है और कोई वोट बैंक बीएसपी के साथ जुड़ेगा? तो अमित शाह कहते हैं मुसलमान भी काफी मात्रा में जुड़ेंगे, काफी सीटों पर जुड़ेंगे। एंकर पूछता है तो क्या उसका फायदा किसको मिलेगा? ये पूरा का पूरा टॉपिक अमित शाह के साथ टीवी 18, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, आप अपना विश्लेषण करिए, अमित शाह ने ऐसे उत्तर क्यों दिए होंगे? ये देखिए, हर पार्टी अपने हिसाब से उसका जवाब देती है। अब उनको अगर उनको जीतना है, वो तो खुद के जीतने की पॉलिसी बनाएंगे। जब खुद को जीतने की पॉलिसी अगर उनको शो करना है, बताना है, तो मान लो दो फैक्टर अगेंस्ट में सपा बसपा है, तो अगर उनके नज़र में लगता है कि सपा बड़े, हो सकता है कि उनके नज़र में सपा बड़ी पार्टी हो तो बीएसपी कमजोर हो, तो फिर बीएसपी को बढ़ाने के लिए, ताकि इनमें डिवाइडेशन हो, तो ये उनकी अपनी जो मनवादी पॉलिसी हो सकती है, वो उनके पॉलिसी के तहत उन्होंने वो कहा होगा और वो मीडिया ने बताया। अब हमारी अपनी तो पॉलिसी थी कि हम जितने ज़्यादा सशक्त हो सकते उतना सशक्त होने की तो हमारी अपनी पॉलिसी थी। हम तो दुश्मनों को सशक्त होने की तो बात कह ही नहीं सकते। तो इसलिए वो उनका अपना जो रवैया था, उनकी अपनी जो भूमिका थी, वो उन्होंने अपनी भूमिका रखी। तो मैं रोकूंगा। सुनील खोब्रागड़े जी, इसी बात पे आऊंगा। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है और वो गृह मंत्री है, मगर वो चुनाव मंत्री है और सारे स्टेटों में वो इस तरह का खेल खेलते रहते हैं। ये जो सारा का सारा मामला जो मैंने पढ़ के दिखाया, इस पर आपकी क्या सोच है? बीएसपी का, अमित शाह का या बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका जो है वो इसके लिए समझना होगा। बीजेपी क्या करती है, जो वोट अपने को नहीं मिल सकते हैं वो वोट का बिखराव हो जाए, वो इधर उधर चले जाए, क्योंकि हमें तो मिलने वाले नहीं है। उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट हमें मिलने वाले हैं, मुस्लिमों को एक भी टिकट नहीं देंगे। शेड्यूल कास्ट जो वोट है, जाटव वोट जो है, जाटव वोटों में से हमको वोट मिलने वाले नहीं है। तो जाटव वोटों का, मुस्लिम वोटों का, या जो अपने लिए हमारे पास नहीं आने वाले जो वोट है, वो वोटों का बिखराव हो, ये बीजेपी की हमेशा स्ट्रेटेजी रही है। इसलिए उनका जो स्ट्रेटेजी रहेगी, वो स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अरे भाई, उनका बेस तो जो है वो जाटवों का है, उनका बेस तो जो है मुस्लिमों का है, तो वो बिखराव करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट करना उनके लिए लाजिमी है। लेकिन जब एक मोमेंट करके हम देखते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी जो क्या होनी चाहिए, तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है, हम किससे लड़ने जा रहे हैं, इस पे डिपेंड होनी चाहिए। पूरे अम्बेडकराइट मूवमेंट में जो भी कोई, पूरे देश में जो भी कोई पार्टियां चलाते हैं, नाम सिर्फ मैं यूपी की बात नहीं करूंगा, उनकी लड़ाई जो है वो ब्राह्मणवाद के साथ है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जब आइडियोलॉजिकल लड़ाई तुम भटक जाओगे तो उससे क्या होगा कि जो बेस वोट जो है, बेस वोटों में बिखरा होगा, क्योंकि वो बेस वोट को ये लगेगा अरे भाई, ये तो हमारी कल्चरल लड़ाई तो कहीं दिख ही नहीं रही है, फिर वोट ही देना है, सिर्फ सत्ता के लिए वोट देना है, तो बाकी पार्टियों में जो जीतने वाली पार्टी उसको क्यों ना दे? क्योंकि जो वैचारिकता से जुड़े हुए जो वोट है वो बिखरते नहीं है। जो अमित शाह ने जो बात कही, वो अमित शाह की बात का मतलब ही ये है कि लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, बिखराव हो जाए, और वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह की बात होती है। इसको काउंटर ये होना चाहिए, तुरंत इसको काउंटर ये होना चाहिए कि बीएसपी की क्या स्ट्रेटेजी है, अम्बेडकराइट मूवमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है। ये कोई ब्राह्मणवादी कैसे कह सकता है? उनको ये कैसे मालूम हो सकता है? ये ब्राह्मणवादी चालों की वजह से हम हमारी आइडियोलॉजी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमें जो वोट नहीं मिलने वाले, ब्राह्मण्स के वोट हमको नहीं मिलने वाले, तो ब्राह्मण हम सर्वजनिकता क्यों करें, हम प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों ले, हम क्यों परशुराम का मंदिर बनाएंगे कहे? तो हमें आइडियोलॉजिकली क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। जब आइडियोलॉजिकल क्लियर नहीं है, अब ब्राह्मण अपीजमेंट, ब्राह्मणों का या उच्च जातियों का तुष्टिकरण के लिए जब कोई अम्बेडकराइट पार्टी काम करती है, तो जरूर उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो बेस वोट है, उसका जो अम्बेडकराइट वोट है वो टूटेगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा, ये तो ब्राह्मण के गोदी में जाके बैठ गए। बिल्कुल, ये जो विषय है आपका, इस पर हम आखिर में आएंगे, ये हमारा आखिरी मुद्दा है, इस पर बिल्कुल हम आएंगे, ये भी मुद्दा हमारे जहन में है। पीएस सर, ये जो खोब्रागड़े साहब, सुनील खोब्रागड़े साहब कह रहे हैं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन वोटर्स में अमित शाह ने क्रिएट करवाया, उसको कोई ठोस जवाब या उसको काउंटर नहीं हुआ। ये पॉलिसी जो थी बीजेपी की कि वो जो मुस्लिम वोट बीएसपी की तरफ जा रहा है, जाटव वोट बीएसपी की तरफ जा रहा है, वो बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ये पूरा पॉलिटिकल जो कैलकुलेशन था,
उस कैलकुलेशन को क्या बीएसपी समझ नहीं पाई, क्या उस कैलकुलेशन को वो देख नहीं पाई और उसने काउंटर क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा है कि उन्होंने वो अनाउंस ही इसलिए किया, ये सारा अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ऐसा होता है कि वो क्रिया करता है और क्रिया करके लोग प्रतिक्रिया देते हैं। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का एक कहना ऐसा होता है, मतलब उनका क्रिया इसलिए करते कि लोग प्रतिक्रिया दें, रिएक्शन हो। और जो आज तक जिन जिन लोगों ने प्रतिक्रिया किया तो प्रतिक्रियावादी बन गए, मतलब एक्शन वो करेगा, रिएक्शन हम देते जाएंगे। तो ये तो गेम है, ये समझने वाला चाहिए कि ये तो गेम है, हमको गेम में उलझाना चाहते हैं, वो कुछ एक्शन कर रहे हैं और हम रिएक्शन करें और फिर उसमें उलझते हुए जाते हैं। क्योंकि ये मीडिया जो है, जो लोगों तक ये सारी बातों को पहुंचाता है, तो फिर तो उसको अपने तरीके से लेके जाता है। तो भाई रिएक्शन देना तो ठीक नहीं है उसके एक्शन के ऊपर, हाँ, लेकिन फील्ड पे रिएक्शन, क्योंकि तब तक क्या था, सारी चीजें बीत गई थी। लोगों ने ये मान लिया था कि इस वक्त बीजेपी को यदि हराना है तो हमें सपा में जाना पड़ेगा, क्योंकि सपा का भलाई, यादव खुद सपा को वोट नहीं दे रहा, लेकिन दलित और मुस्लिम जो है वो पूरी ताकत से गए। ओबीसी, जैसे दादा ने बोला कि ओबीसी सपा के पास नहीं गया, वो बीजेपी के पास गया। दलित और मुस्लिम जो है बड़ी ताकत से सपा के पास में गया, क्योंकि ये डरने वाले लोग हैं, और इनको कैसे डराना चाहिए ये ब्राह्मणवादी लोगों को पता है, अमित शाह को तो ये बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम चुनाव पर आते हैं फिर से कि रैलियों की संख्या के बारे में भी बड़े प्रश्न उठे कि राष्ट्रीय पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, यूपी की कभी कभार पहले नंबर की पार्टी है, और देखा जाए तो सारे के सारे स्टार प्रचारक, चाहे वो सपा के रहे या भाजपा के रहे, उनके अगर काउंट किए जाए रैलियां, तो हर विधानसभा में लगभग सपा ने, अखिलेश ने खुद जाके रैलियां की, बाकी लोगों ने ओबीसी के लिए सम्मेलन किए, बीजेपी के तो सारे के सारे स्टार प्रचारक लग गए थे, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने जाके प्रचार किया। लेकिन बहन जी इस बार सिर्फ 18 रैली पर ही सिमट गए, वो भी उन्होंने जिला वाइज, वो भी 72 जिलों में, सिर्फ 18 जिलों में वो रैली की। इसी को लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती जी इस चुनाव में कहीं नहीं थी, और उन्होंने ये जब सवाल मीडिया ने उठाया तो उन्होंने अपना स्पेसिफाई जवाब दिया। उस जवाब को मैं पढ़ के दिखाता हूं, उसके बाद आपसे मैं विश्लेषण लूंगा। मायावती जी कहते हैं कि उनकी पार्टी की कार्यशैली नहीं है कि वो चुनाव के 2-2.5 महीने पहले से ही धुआंधार रैलियां करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस केंद्र या राज्य जहां भी सत्ता में होती है वहां पर चुनावों से पहले रैलियां शुरू कर देती है, क्योंकि वहां पर पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का पैसा लगा हुआ है। अगर बीएसपी ऐसा करेगी तो चुनाव के समय पार्टी जनसभा का आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएगी। मायावती जी ने कहा, अगर हम दूसरों की नकल करेंगे तो फिर धन का अभाव होने पर चुनाव में काफी नुकसान पहुंच सकता है। मायावती जी ने को लोग कहते हैं कि वो माया की देवी है, बीएसपी के रैली में वो धन क्यों नहीं जुटा पाई? क्या मायावती ये संकेत दे रही है कि बहुजन मूवमेंट का जो आर्थिक पलड़ा है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है और पार्टी के पास, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, पैसा नहीं है? ये बात कितनी जायज है? पीएस सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। नहीं, जो चुनाव प्रचार जो है, चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है जी। इसके पहले क्योंकि उनका जो एक बिल्डअप हुआ, जो व्यक्तिमत्व तैयार हुआ पूरे नेशनल लेवल पे, तो वो कुछ लोग जो है उनको बहन जी को आदर से बोलते हैं, चाहे विरोधक है या कुछ भी है, तो उनकी एक प्रतिमा तैयार हुई है। तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरी प्रतिमा की वजह से जो है लोग, जो मेरा बेस वोट बैंक है, प्लस जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब मेरा बेस वोट बैंक यदि 50,000 का है उस विधानसभा क्षेत्र में, तो ये जो जिसको मैंने टिकट दिया ये 30-40 हजार वोट लेके आएगा और 90,000 वोट लेके शायद हम जीत जाएंगे। लेकिन इसमें चुनाव तो इसके पहले उसी पद्धति से चुनाव होता था तो जम जाता था। लेकिन इस वक्त, अभी मैं खैर इसको थोड़ा विश्लेषित करूँ कि प्रियंका गांधी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचार किया। आज प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी जो यूपी की बहुत बार सत्ता रही है, बिल्कुल बहुत बार सत्ता रही, वहाँ से पंतप्रधान तक गए हैं। यूपी पूरी कांग्रेस ही संभालती थी, बीजेपी का उदय होते पहले बस थोड़ा सा अपवाद छोड़े तो वो भी कांग्रेस ही थे तकरीबन। तो लेकिन वहाँ पे
2% से भी नीचे बिल्कुल। उनका वोट शेयर आया। दूसरी बात, अभी जो है, क्योंकि एक नया उभरता युवा चेहरा आया हमारे सामने, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये बहुत बड़ा लीड करेगा पूरे देश में, एक युवक जो है आगे बढ़ेगा करके सामने आया। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को सिर्फ 7,000 वोट मिले और उनके जो बाकी लोग खड़े थे, किसी को 2,000, किसी को 5,000 और किसी को 1000 से भी कम हुए। 200-300 ऐसे वोट मिले। तीसरा ऐसा है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेश्राम जी, वामन मेश्राम जी, इन्होंने काफी दिनों से कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में चलाए थे। जो हम विचारधारा की बात बोलते हैं, विचार देने की बात बोलते हैं, यदि अम्बेडकराइट मूवमेंट में सबसे ज्यादा कैडर कहीं दिए गए होंगे तो वो वामन मेश्राम जी द्वारा दिए गए हैं। उनकी जो बाबसेपे या उनका जो कुछ भी है संगठन, उसके माध्यम से दिए गए, और उन्होंने हर जगह अपने लोग भी खड़े किए थे। लेकिन किसी को भी 300 के आसपास ही तकरीबन वोट मिले, ज्यादा वोट नहीं मिले। ये सभा लेना, कैडर लेना और वोट गिरना, ये एक अलग अलग बात है, क्योंकि ये डिबेकल है, अम्बेडकराइट मूवमेंट का जो डिबेकल है ये, क्योंकि इस वक्त का पूरा इलेक्शन बीजेपी वर्सेस बीजेपी को हराने वाला, ये 2 फैक्टर पे ही चला। बाकी सब तो स्वीप हो गए, टोटली स्वीप हो गए। तुम्हारा कैडर काम में नहीं है, तुम्हारी जनसभाएं काम में नहीं है, तुम्हारी बाकी चीजें भी काम में नहीं है, तुम्हारा सोशल मीडिया काम में नहीं है, बाकी कुछ भी चीज काम में नहीं है, क्योंकि दलित और मुस्लिम पूरी तरीके से गोलबंद हुआ इसको हराने के लिए। और उसको जैसे लगा कि ये बीएसपी ये कर नहीं सकती, एसपी कर सकती है, तो वो उसके तरफ चला गया। परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे उत्तम शेवड़ी जी मैं आपके पास आऊंगा कि जो लड़ाई का मैदान है वो बदल गया है, उसके अखाड़े के जो दाव पेच है वो भी बदल गए हैं। अगर हम इसी तरह से सोचते रहेंगे कि मुझे जरूरत नहीं रैली करने की, मुझे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरा तो वो वोट बेस है, मेरे कार्यकर्ता या मेरे लोग ही मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात का कितना सेटबैक इस इलेक्शन पे पड़ा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बहन जी ने जो 18 रैलियां जो की, एक तो हर रैली में लाखों की भीड़ रहती थी, और बहन जी जो रैली करती करीबन 3-4 जिले मिलाकर वो करती है, एक रैलियां करती है। तो इसलिए 80 जिले हैं तो 80 जिलों में तो 80 रैली नहीं कर सकती, 85 शायद 80 या 85 जो भी जिले, तो इसलिए 3-4 जैसा अगर हम हमारे अगर विदर्भ की बात करते हैं तो नागपुर अमरावती में 11 जिले हैं, तो एक नागपुर में और एक अमरावती में सभा लिए तो 11 जिले हो जाते हैं, ऐसा हम समझते हैं। वैसा उधर में जो रीजन होते हैं, रीजनल लेवल, तो वो मंडल उधर में कहते हैं, तो मंडल लेवल पे उन्होंने रैलियां कही और वो रैलियों में लाखों की भीड़ आई, और लाखों की भीड़ आने के बाद में उनको समझाया और उनको ये बताया गया कि आपको बूथ लेवल पे पहुंचना है, तो इसलिए उन्होंने वो मैसेज दिया। और रही बात बाकी जो खर्चे की बाकी के लोग जो खर्चा करते थे, बहुत रैलियां लेते थे, बीजेपी का तो ये वक्ता है कि रैलियां फ्लॉप हुई, बीजेपी की रैलियां फ्लॉप हुई, लोग नहीं आए, उनको तो कुछ कैंसिल करना पड़ा, लोगों ने गांवों से भगाए उन लोगों को, तो कई लोग उनके पोस्टर पॉम्पलेट को जूतों की माला पहनाए, जूते मारे, ये सारी बातें हुई। इसके बावजूद भी उनको जो वोट मिला, जो कहते हैं, अब मीडिया ने ये आज तक ये आंकड़ा नहीं बताया कि पिछले 5 साल के पहले, यानी केंद्र में सत्ता और राज्य में सत्ता रहने के बाद में उनको जो उनके जो एमएलए थे उससे 60 एमएलए कम हुए। तो ये किसी मीडिया ने इस पे फोकस नहीं किया। इस फोकस क्या कर रहे हैं, तो 19 बीएसपी के थे, एक ही बचा है, 18 कम हुए, यही फोकस किया। और ये 18 के 18 लोग जो एमएलए ऑलरेडी थे, ये भी दूसरे पार्टियों में पहले से चले गए थे, तो कोई वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस पे ज्यादा फोकस किया, उस पे फोकस नहीं किया, जबकि सपा के भी बढ़ गए ये नहीं बताए, लेकिन ये इनके घट गए, ये इस पे फोकस नहीं हुआ। तो और रही बात दूसरा एक जो फैक्टर है अभी जो ईवीएम वाला, ईवीएम वाले फैक्टर पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन अभी धीरे धीरे वो बातें सारी सामने आ रही। उनका ट्रक पकड़वाया गया, उनके वो जो ईवीएम की मशीन पब्लिक से ले जाते हुए कई वीडियो वायरल हुए,
तो जो सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता और प्रशासन का सारा उन्होंने हथकंडे, जैसा हमारे सुनील खोबरागड़े जी ने जो एक बात कही कि उन्होंने इलेक्शन को इलेक्शन के पद्धति से लड़के सारे हथकंडे अपनाए। जितना ज्यादा पैसा बांटना है, जो बांटना है, जो करना है उल्टा सीधा, वो सारे धंधे उन्होंने किए और अपनी वो साख बनाने की कोशिश की। बहन जी ने जितना ज़्यादा प्रचार करना था और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचना था वो पहुंचे और लोगों को मैसेज दिए। तो पिछले वक्त में हो सकता कि थोड़ी ज़्यादा रैलियाँ हुई होगी, उस वक्त थोड़ी कम भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने जो जिस रीजन लेवल पे जो लाखों की भीड़ों में, अब आगरा से शुरू किया, आगरा की जो रैली, लेकिन मीडिया में सिर्फ रैली हुई इतना ही बताया गया था, लेकिन वो भीड़ नहीं कभी बताई, और इनके पूरे भाषण बताए, इनकी भीड़ नहीं बताई गई। तो ये उल्टा मीडिया का ये रोल था। बिल्कुल। तो आप इस बात को मानते हैं कि इस बार रैलियां कम हुई? रैलियां हाँ उस तुलना में कम हुई, लेकिन बहन जी ने जितना भी किया लेकिन लाखों के भीड़ों में हुई, यानी बाकी के तुलना में, क्योंकि बाकी के रैलियों में लोग नहीं थे, सत्ताधारियों के रैलियों में लोग नहीं थे, हमारे अपने रैली में लोग थे और उनको डायरेक्शन दिया। बिल्कुल लोग थे। सुनील जी, इसी बात को मैं लेके आ रहा हूँ। मैं जैसे कि उत्तम जी से बात करते हुए मैंने कहा कि अखाड़ा बदल चुका है, मैदान बदल चुका है, उसके जो नियम है वो टूट चुके हैं। जो 15 साल पहले या 2004 में 2007 में जो हम लोग लड़े, तब हम रिजल्ट लाए, तब की जो बातें थी वो आज नहीं है। आज बीएसपी का एक भी ऑफिशियल पेज, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, नहीं है। कोई ऐसा लाइव स्ट्रीम बीएसपी के पास नहीं है। बीएसपी के पास जो मीडिया थी वो पूरी तरह बंद कर दी गई है, वो खत्म हो चुकी है। यानी लड़ाई जीतने के जो हथियार है वो पूरी तरह से आज खत्म है, और उसमें भी लड़ाई के वक्त कोई 240 रैलियों के साथ, यानी जो 240 तोपों के साथ आ रहा है, कोई 180 रैलियों के साथ आ रहा है, यानी 180 टैंक लेके आया है, उसके एवज में हम अपने 18 टैंक लगा रहे हैं। इसमें जीत और हार का अंतर स्पष्ट दिखा है। आप क्या कहेंगे? देखो, हर पार्टी का एक चरित्र होता है। जैसे बीजेपी का जो चरित्र है, तो धड़ल्ले से पैसा बांटो, कितना भी झूठ बोलो, कितने भी जुमले फेंको, फेकम फाक करो, तो ये उनका एक चरित्र है। वो चरित्र कैसा है? जो झूठ की बुनियाद पर, लोगों को गुमराह करने की बुनियाद पर आधारित है। कांग्रेस का एक चरित्र है कि भाई हम सेकुलर है, हम संविधानवादी है, हम एक ईमानदार है, इस तरह से वो पेश करते हैं। बीएसपी का चरित्र जो है, बीएसपी का चरित्र रैली या कोई भीड़ जमाना, भीड़ इकट्ठा करना या लोगों को गुमराह करना, इस पर आधारित नहीं है। बीएसपी जो पैदा हुई छोटे छोटे साधनों को निरंतर स्वरूप से चलाकर, छोटे छोटे साधनों से, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधनों की कमतरता है, हमारे पास हमारा टीआरपी जिसको बोले अपन, कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारी आइडियोलॉजी। जो अपमानित किए गए लोग हैं, जिनको सदियों से गुलाम बना के रखा गया है, उनका स्वाभिमान जागृत करना, और वो एक बार उनका स्वाभिमान जागृत होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट भावना उनमें जागृत होती है, तो वो खुद होके लोगों को जोड़ेगा। ये बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन मूवमेंट का चरित्र रहा। ये चरित्र जो है, वो चरित्र पूरी तौर पर आज के हालात में खत्म हो गया है। भले ही उस पहले भी जब कांचीराम जी जीवित थे, मूवमेंट थी, तब भी बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां नहीं की जाती थी। हम साइकिल मार्च चलाते थे, हम कोई कहीं मोटरसाइकिल मार्च, लेकिन ये छोटे छोटे टूल्स हुआ करते थे। हाँ, छोटे छोटे टूल्स हुआ करते थे, नहीं दिख रहे हैं। और वो छोटे छोटे टूल्स निरंतर, इलेक्शन रहे या न रहे, हमारे जागृति का जो मूवमेंट का जो चरित्र है, वो चरित्र कैसे था? वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं था। वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं था, वो निरंतर चलते रहता था। पूरे साल के 365 दिन, पूरे 5 साल, वो कहीं ना कहीं रैली, कहीं ना कहीं कैडर कैंप हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक संगोष्ठी हो रही है, कहीं ना कोई सेमिनार हो रहा है, भाईचारा सम्मेलन हो रहा है, पत्रिकाएं निकलती थी, सम्मेलन हो रहा है, पत्रिकाएं निकल रही है। छोटे छोटे टूल्स जो थे वो जिंदा थे। अभी क्या हुआ है, ये इलेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई औजार ही नहीं है, नो टूल्स। जैसे आज का जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी जमाना है। जैसे आपने कहा कि फेसबुक पेज है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, जो भी है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ना कोई मीडिया है, हमारे पास ना कोई ने समाज के हर तबके में
या अपने खुद के तबके में तो भी एक जो अपनी पैठ रखता हो, इस तरह का कोई नेता कोई नहीं है। हम वन मैन शो के आधार पर, वन आइडल के आधार पर, एक नेता के छवि के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि आप उसमें आप 18 के बजाय 70 रैलियां भी लेते, हर जिले में भी एक रैलियां लेते, तो परिणाम इसी तरह के आ सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज का, आम्बेडकराइट लोगों का चरित्र जो है, वो चरित्र सिर्फ चुनाव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो निरंतर मूवमेंट के साथ जुड़ा है, निरंतर चलते रहना चाहिए। लोगों को ये दिखना चाहिए कि सही में हमारा नेता मेहनत कर रहा है, वो भले रैली हो या ना हो। मैं आपको रोकूंगा पीएस सर, इसी मुद्दे को लेके आऊंगा। चाहे रैली हो या ना हो, ये टूल्स क्या आप मानते हैं ये धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए, ये धीरे धीरे खत्म हो गए, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोई बात नहीं हुई? आधुनिक काल में जब हर आदमी के हाथ में गैजेट है, हर आदमी के पास में टेक्नोलॉजी है, टीवी है, स्मार्ट टीवी है, मोबाइल है, इन सब हथियारों का उपयोग करने में हम पिछड़ गए, हम रैलियों में पिछड़ गए। जितने हमारी पत्रिकाएं थी, कैडर कैंप थे, भाईचारा सम्मेलन थे, ओबीसी जोड़ो सम्मेलन थे, जाति तोड़ो सम्मेलन थे, इतने सालों में वो खत्म हो गए। इसका दुष्परिणाम है, ऐसा आपको क्या वास्तव में लगता है? नहीं, खत्म हुए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा, इस बात को मैं मान लेता हूँ। क्योंकि अवेकंड मास, अराउज देम एंड पुट देम इन एक्शन, लोगों को जागृत करो, जागृतीचा अग्नि जिवंत ठेवा। अवेकंड, बाबा साहब ने जो बोला, अवेकंड मास, अराउज देम एंड पुट देम, लोगों को जागृत करो, उन्हें प्रेरित करो और उनको कृति पे लाओ। ये तो एक्शन वाला वक्त होता है इलेक्शन का। तो लेकिन 5 साल जो है ये अवेकनिंग का वक्त होता है, क्योंकि समाज को, क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी है सर। ये जो हम चर्चा कर रहे, हम एक दूसरे के ऊपर समझो अभी गलतियां निकाल रहे हैं या जो भी है समझो, तो मूलतः इसका अलग कारण है। क्योंकि ये कारण कैसा है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्रों में जो ओबीसी है, ये शूद्र तो ओबीसी है। अब ये बात अलग है कि शूद्र नाम का पिक्चर निकला और शूद्र नाम का हीरो जो है वो झाड़ू लगाने वाला, और ये जो वास्तविकता तो परिभाषित सही तरीके से ना ओबीसी ने खुद को शूद्र समझा, ना ये लोगों ने मतलब खुद को ही शूद्र समझ रहे हैं। ये सारा मिसकंसेप्शन, क्योंकि बाबा साहब ने 2 अलग अलग किताबें लिखी है, शूद्र कौन है और अति शूद्र कौन है, या अनटचेबल्स जो लोग हैं ये अलग है। तो ये मेन समझ लीजिए कि जब तक यहाँ का ओबीसी जिस करवट, जब तक वो कांग्रेस के तरफ था तब तक कांग्रेस, जब वो हिंदू के नाम पे, देव और दैव के नाम पे भाजपा के तरफ गया, भाजपा। जिस दिन ये ओबीसी अम्बेडकराइट मूवमेंट की तरफ आएगा, उस दिन अम्बेडकराइट मूवमेंट जीतेगी। ये क्योंकि ये 52% शेयर है। लोग तो बहुत ये कहानियां बनाते हैं कि भाई ये जो है महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट इतना पॉपुलेशन है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। नागपुर में भी ऐसे लोगों ने बोला, अभी जब तक इंडिया में कहीं नहीं होता है, एक जाति के आधार पे आप मूवमेंट कामयाब नहीं बना सकते। आपको मूवमेंट यदि आगे बढ़ाना है तो आपको कम से कम बेस वोट बैंक जो है उसको आगे आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया जो खोबरागढ़ी जी ने बताई कि बहुजन समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, ये अवेकनिंग जो प्रक्रिया है, मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया, अभी ठीक है साइकिल मार्च नहीं चलेगा क्योंकि वो वक्त गया। अभी ठीक है कैडर काम का स्वरूप थोड़ा बदल सकता है क्योंकि दिन बदल गए, अभी बदल गए तो स्थिति बदल सकती है, तरीका बदल सकता है, लेकिन मीन्स तो वही वापरने होंगे। तो आपको हर मीन्स को वापरना पड़ेगा। अवेकनिंग की प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया यदि, क्योंकि एक बहन जी काम नहीं करती है, बहन जी के साथ में यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग काम यदि कर रहे हैं और वो लाखों करोड़ों लोगों को साल भर या 5 साल काम नहीं दिया गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, लोग नहीं बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो ये टूल्स बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल है जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत गंभीर चर्चा का विषय है कि जो कभी हमारा वोट हो ही नहीं सकता, जो कभी हमारा विचारधारा के साथ उस तरह से जुड़ तो सकता है स्वार्थ के लिए, लेकिन उस तरह से नहीं जुड़ सकता, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो पार्टी में दी गई। ये कहा जाता है कि अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू है और ये कहा जा रहा है, पूरा मास कर रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, कि सारी की सारी इस वक्त चुनाव की बागडोर जो है ब्राह्मणों के हाथ में दी गई
और ब्राह्मणों का 1% वोट भी बीएसपी को नहीं मिला। क्या ये बात सच है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जो वोट प्रतिशत हमारा बेसिक है, जो करीबन 20 से 22% है, जो वोट बेस हमारा ओबीसी हो सकता है, उसको हमने छोड़ दिया और केवल प्रबुद्ध सम्मेलनों पर हमने कंसंट्रेट किया और सारा का सारा इस चुनाव का जो वागडोर है किसी एक ब्राह्मण के हाथ में दे दी। ये आरोप है। उत्तम शेवड़े जी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो आरोप है, ये आरोप तो पूरा गलत है। ये दिशा भूल करने वाला है। ये जो सतीश चंद्र मिश्रा जी पे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की और ब्राह्मणों का सम्मेलन लेने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो निभाई। ब्राह्मणों का सम्मेलन लेना, प्रबुद्ध सम्मेलन लेना और उसमें बहन जी को बुलाना, इतना ही काम था। और उनको सेपरेटली ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, ब्राह्मणों को इन्वॉल्व करने के लिए रखा गया था। और जो ब्राह्मण बहुल एरिया है उनकी टिकटें उनके समाज को दी गई थी। इसमें बाकी दूसरा जो है बहुजन समाज का बाकी रोल उसमें नहीं था। सिर्फ वो पर्टिकुलर ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए, जैसा कि हम महाराष्ट्र वाले लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि ये यहाँ रामदास अठावले को बीजेपी ने एक रोल दिया। कौन सा रोल दिया? तो अम्बेडकर ये यहाँ के लोगों को जोड़ो और तुम इन लोगों को काम में लगाओ, लाओ, उसके लिए दिया। उनको कोई बीजेपी को बढ़ाने के लिए या बीजेपी में बाकी का काम करने के लिए नहीं दिया। वैसा ही वह हायर कास्ट का काम हायर कास्ट के आदमी को ही दिया गया और पर्टिकुलर उस काम में उनको लगाया गया था। इसलिए उससे कोई पूरे इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस था और उससे कोई नुकसान हुआ ऐसा जो कहते हैं, तो ये पार्टी को जानबूझ के बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाया जाता। और ये साहब थे, ये मिश्रा जी कोई आज के नहीं है, तो साहब के ज़माने में ही मिश्रा जी पार्टी में आए हुए हैं। ये कोई आज बहन जी ने लिया और आज बड़ी जिम्मेदारी दी, ऐसा नहीं है। और उनको जो काम दिया उन्होंने वो काम किया। अब वो सक्सेस हुए नहीं हुए उनको मालूम है। अब वो समाज ने कितना वोट दिया वो तो अभी समाज का तो वोट नहीं गिना जाता, वहाँ कोई समाज लेवल पे तो एक एक काउंट नहीं होता। लेकिन जहाँ वो उम्मीदवार थे, ब्राह्मण उम्मीदवार थे, वो तो आंकड़े जो भी आए होंगे उससे वो पता चलेगा। लेकिन उससे बसपा के बाकी बहुजन जनाधार पे कोई असर नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पीएस सर, मैंने तो नाम नहीं लिया था मिश्रा जी का, लेकिन नाम आ गया। और मिश्रा जी को जैसे शेवड़े साहब कहते हैं कि ये जिम्मेदारी थी कि वो पार्टी की भागदौड़ उनके हाथ में पॉलिटिकली इस बार नहीं थी। ऐसा क्या कारण रहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन तो हुए लेकिन ओबीसी के सम्मेलन नहीं हुए, जाटों के सम्मेलन नहीं है, मुस्लिमों के सम्मेलन हुए? क्या फिर मुस्लिम नेता पार्टी के पास नहीं था, या ओबीसी नेता पार्टी के पास नहीं था, या जाटो नेता पार्टी के पास नहीं था? ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ प्रबुद्ध और प्रबुद्ध ही सम्मेलन इस बार की इलेक्शन में हुए? नहीं, ये जो है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए थे, इस बारे में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन सीनियर देखेंगे हम, यूपी का सिनेरियो क्या है कि भाई बीजेपी के पास में हाई कास्ट वोट है, कन्फर्म वोट है, बिल्कुल ओबीसी का वोट है, कन्फर्म है। और इधर कांग्रेस के पास में भी हाई कास्ट का वोट है। इधर समाजवादी पार्टी के पास में यादव का वोट है, जाटों का अलायंस किया उन्होंने और 2-3 जातियां जोड़ी, उनके पास में वो वोट है। बीएसपी के पास में शेड्यूल कास्ट का वोट है और एमबीसी की कुछ जातियां जो है उनका वोट है। अब सीधा सीधा है अभी गणित, क्योंकि वोट तो बढ़ गया अभी 4 पार्टियों में। अब नया वोटर कहाँ से लाए? क्योंकि ओबीसी जो है, इसके पहले मैंने बताया कि ओबीसी को बदलाना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो जो है ना, जैसे दे आर बिकम द सोल्जर, अनपेड सोल्जर टू मेंटेन दिस सिस्टम। वो तो जाने दो, वो शूद्र की तो जाने दो, लेकिन आज यदि कोई बंदूक लेके सिपाही यदि खड़ा होगा तो वो ओबीसी है, वो बंदूक लेके खड़ा है, ये मनुवादी सिस्टम को, हिंदुत्व को बचाने के लिए। हाँ, तो क्योंकि इसके पास में, क्योंकि उसका जो है मानसिक गुलाम जो है उसको बनाया गया, 100% मानसिक गुलाम बनाया इस ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ओबीसी को। अब ओबीसी नहीं आ रहा तो, लेकिन एक बात है इस व्यवस्था में, देखो वहां पे ब्राह्मण भी 10.5-11% है और 7%, हाँ ठीक है 7%, जितना भी है समझो
एक बड़े लेवल पे एक समाज है। और पूरे भारत में एक सिनेरियो ऐसा है कि भाई यदि कुनबे ने बोला तो तेली उसकी बात नहीं मानता, जाटों ने बोला तो दूसरा चमार उससे झगड़ा करने लगता है। वो भी इनमें सब कास्ट और वाली बात है। वाल्मीकि जो है वो दूसरे की बात नहीं सुनता, जाति की जो है स्थिति है वो है, लेकिन ब्राह्मण की सब लोग सुनते हैं। ये अपना सामाजिक सिचुएशन है भारत का, स्ट्रक्चर है ऐसा। तुम चाहे उसको अच्छा बोलो या बुरा है वो। तो फिर क्या बनता है, तो क्या है कि यदि ये आदमी साथ में आता है तो 2007 में जो है कुछ पैमाने पे वो आदमी साथ में आया, ठीक है। वेस्ट वोट बैंक बहुत बढ़ गया था, कांशीराम जी का निधन हो गया था, लोग इमोशनल थे, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत बड़ी पैमाने पे हुई थी। लेकिन कांशीराम जी के 2006 के तकरीबन 3-4 साल पहले से तो साहब बीमार होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए। वो तो सारा संभाला जो बहन जी ने संभाला। तो ये अभी क्या थी कि इनको लेना ये, और ये मिश्रा जी जो है वो बड़ी पोस्ट पे है। तो पॉलिटिकली क्या होता है, पॉलिटिकली जब आपको कामयाबी करनी होती है तो पॉलिटिकली कामयाबी करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। उसमें से ये प्रयोग भी है सर्वजन समाज। तो लेकिन बहन जी ने एक बात तो बोला है कि भाई भलाई हम सर्वजन समाज को ये, लेकिन जो सबसे ज्यादा दबा पिछड़ा समाज है उनको हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा समय देंगे। जब उन्होंने गवर्नेंस दिया तो तब ये समाज का इतिहास नया बनाने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे तथागत बुद्ध यूनिवर्सिटी, वो तो अभी सरकार रहे या नहीं रहे, 511 एकड़ में गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाना और यूनिवर्सिटी बनाना है, और विभिन्न काम जो उन्होंने किए, जैसे गौतम बुद्ध नगर जिला बनाना या और जो दूसरे जो भी काम किए,